हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी या मृदा क्या होता है, छत्तीसगढ़ में मिट्टी के निर्माण के कौन-कौन से कारक हैं, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, और साथ ही जानेंगे जो मिट्टी का वर्गीकरण है किस प्रकार से किया जाता है। लाल पीली मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी क्या होती है, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, डोरसा मिट्टी, कछारी मिट्टी, इन सभी मिट्टी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो मृदा मृदा होती क्या है। याद रखिएगा, मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहा जाता है। ठीक है, मृदा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के सॉइल शब्द से हुई है। सॉइल शब्द जो है वो लैटिन शब्द सोलम से बना हुआ है, और सोलम से क्या बना, सोलम से सॉइल बना, और सॉइल अर्थात मृदा। और मृदा को ही क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। मृदा क्या होती है, अगर इसको समझें तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान या सैल कहते हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर भी चट्टान मिल जाती है। मृदा विज्ञान को अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, पेडागाजी नहीं है। पेडागाजी आपके बाल विकास वाला मनोविज्ञान है। ये मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और इसी मृदा को ही हिंदी में आपका मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, मृदा को ही क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब मिट्टी को हम लोग समझें तो देखिए, मिट्टी चट्टान चूर्ण का ढेर नहीं है, बल्कि मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह की एक ऐसी परत है जिसमें सतत परिवर्तन और विकास होते रहता है। प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत संसाधन है, क्योंकि मनुष्य की सारी आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि की पूर्ति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मिट्टी से ही पूर्ण होती है। आज भी जनसंख्या का अधिकांश भाग नदी घाटियों में केंद्रित है, क्योंकि वहां नदी घाटियों में आपको क्या मिलती हैं, उपजाऊ मिट्टियां मिलती हैं। ठीक है, बैनेट के अनुसार मिट्टी की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के विघटन तथा वनस्पति के विनियोजन से बनती है। मिट्टी की परिभाषा क्या होती है अगर आपको पूछा जाए तो, मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के विघटन तथा वनस्पति के विनियोजन से बनती है। अब ये जो मिट्टी बनती है इसके फैक्टर्स क्या हैं, मिट्टी के निर्माण के कारक क्या हैं उसको समझते हैं। तो मिट्टी निर्माण के कारक में आपको क्या मिलेंगे, जो चीजें मिट्टी को निर्माण करती हैं। सबसे पहला चीज, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चट्टानों के बारे में जाना था, पैट्रिक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मिट्टी के निर्माण में चट्टान, जलवायु, उच्चावच, वनस्पति और समय का योगदान होता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे एक चट्टान में, एक चट्टान, वही चट्टान दो अलग अलग जगह में है तो दोनों जगह की जलवायु अलग होगी, जमीन की उच्चावच अलग होगी, वहां की वनस्पतियां अलग होंगी और समय अलग अलग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग वही चट्टान अलग अलग मिट्टी बन सकता है। वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मूल चट्टानों के टूटने, अलग होने और पुनः संगठित होने से मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने और चूर्ण रूप में परिवर्तित होने में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अपक्षय और अपर्दन से बना चट्टानी चूर्ण जैव तत्वों को समाहित कर मिट्टी के रूप को बनाता है। साथ ही मिट्टी के निर्माण में कई कारक सक्रिय होते हैं जो एक लंबी अवधि में मिट्टी को विकसित अवस्था तक पहुंचाते हैं। कम अवधि की मिट्टी अविकसित होती है। याद रखिएगा, धीरे धीरे जो मिट्टी है उसका निर्माण सतत रूप से होते जाता है, और लंबे समय में जब वो मिट्टी का निर्माण होगा तो उसमें ह्यूमस मिलेगा, उसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी, ये सारी चीजें उसमें गुण विद्यमान होंगे। अब मृदा निर्माण जो हो रहा है उसके कारक हम लोग देख लिए, तो मृदा निर्माण के को प्रभावित करने वाले कारक भी देखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्य रूप से 5 कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है पैट्रिक सेल, या जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कैसे मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करेगा, तो याद रखिएगा किस प्रकार का वो चट्टान है। मान ली जाए वो बेसाल्ट चट्टान है तो उसके अपक्षय अपरदन से कौन सी मिट्टी बनेगी, काली मिट्टी बनेगी। क्लियर है। अगर वो आपकी आग्नेय चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टानों में आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, तो उसके अपक्षय अपरदन से लाल पीली मिट्टी बनेगी। तो इस प्रकार से ये प्रभावित कर रहा है कौन सी मिट्टी बनेगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है, उसका पेरेंट रॉक, किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय अपरदन से वो मिट्टी बन रही है।
तो पहला चीज मिट्टी के निर्माण को कौन प्रभावित करता है? चट्टान या फिर जो रॉक है वो करता है। दूसरा है जलवायु, क्लाइमेट। वहां की जलवायु कैसी है? ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र है, मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, वो डिपेंड करेगा मिट्टी के निर्माण में। ठीक है, वो भी क्या करेगा? मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करेगा। तीसरा होता है वहां पाई जाने वाली वनस्पतियां, वेजिटेशन जो होती हैं। ठीक है, वो वनस्पतियां क्या करेंगी? मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को कम और अधिक करेंगी। अगर रेतीली जगह है, वहां वनस्पति नहीं पाई जाती या कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वहां की मृदा में ह्यूमस की मात्रा भी कम होगी। और उसी को हम लोग बात करें सदाबहार वन वाले जो क्षेत्र हैं, वहां की वनस्पतियां क्या होंगी? मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएंगी। ठीक है, अगला जो प्रभावित करता है वो है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे आपके अमीबा, बैरामिसियम, यूग्लिना। ठीक, इस प्रकार के जो जीव रहेंगे, जो आपके क्या करेंगे? वनस्पतियों के अवशेष को या जीव जंतुओं के अवशेष को मिट्टी में सड़ा गला कर क्या करेंगे? जैविक तत्वों में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, जिससे मिट्टी में ह्यूमस बढ़ेगा। तो ये चीजें भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती हैं। अब चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैतृक सेल या फिर पेरेंट रॉक होता क्या है। देखिए, मिट्टी के निर्माण में पैतृक सेलों का मुख्य योगदान होता है। यह मिट्टी के एक बड़े भाग का निर्माण करता है। पैतृक सेलों का निर्माण चट्टानों के अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है और पैतृक सेल में आधारभूत खनिज और पोषक तत्व मिट्टी को प्राप्त होता है। क्लियर है? जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बेसाल्ट चट्टानों का एग्जांपल दिया था, तो बेसाल्ट चट्टानों से मिट्टी को क्या प्राप्त हो रही है? वो मिट्टी काली मिट्टी में परिवर्तित हो रही है, तो उसमें उसके गुण जो हैं, बेसाल्ट चट्टानों के गुण, जो पोषक तत्व हैं उस चट्टान के, वो मिट्टी को प्राप्त हो जा रहे हैं। क्लियर है? दूसरा देखते हैं जलवायु किस तरह से प्रभावित करता है। तो जलवायु में तापमान और वर्षण को शामिल किया जाता है। वहां का जलवायु से तात्पर्य क्या है? वहां का जो पर्टिकुलर जगह है उसका तापमान कैसा है, वहां वर्षा कैसी होती है। ठीक है, जैसे अधिक तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और कम तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात मिट्टी का विकास क्या होगा? ठंडे जगह में बाधित होगा। क्लियर है? अगर अधिक तापमान है, ज्यादा ही अधिक हो गया तो भी बाधित होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो मिट्टी में नमी नहीं रहेगी। नमी नहीं रहेगी तो सूक्ष्म जीव नहीं रह सकते, और सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो उसमें ह्यूमस नहीं आपका डेवलप हो सकता। ठीक है, मिट्टी में सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु और कवक पाए जाते हैं। तापमान के बहुत अधिक अथवा बहुत कम होने की स्थिति में सूक्ष्म जीव जो जैविक क्रिया है वो नहीं कर पाते, और जैविक क्रिया जो है वो प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी का जो फॉर्मेशन है वो बाधित हो जाता है। ठीक है, तो ये जलवायु भी क्या कर रहा है? डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से मिट्टी के निर्माण को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और एक सम तापमान होने पर सूक्ष्म जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। इसलिए मिट्टी बनने के लिए एक कांस्टेंट आपको टेम्परेचर चाहिए, एक लगभग 20 से 30 40 इस प्रकार का। एकदम गर्म हो जाएगा, जैसे आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कोई मरुस्थल है, ठीक है, तो वहां आपका एकदम गर्म रहेगा तो भी सूक्ष्मजीव खत्म हो जाएंगे, और एकदम ठंडा वाला जगह रहेगा तब भी सूक्ष्मजीव क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है? जलवायु में अगर हम लोग बात करें तो किसी क्षेत्र में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो निच्छालन क्रिया प्रभावित हो जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, निच्छालन। लीचिंग कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। ठीक है, निच्छालन क्या होती है? तो जहां अधिक वर्षा होती है वहां की मिट्टी के खनिज पदार्थ तथा पोषक तत्व रिस रिस कर निचले स्तर में पहुंच जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? निच्छालन कहते हैं या लीचिंग कहते हैं। क्लियर है? निच्छालन क्रिया से मिट्टी के खनिज पदार्थ निचले सिरे में चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप ऊपर की परत अनुर्वरक हो जाती है, मतलब अनुपजाऊ हो जाती है। अर्थात उर्वरक क्षमता क्या होती है? मिट्टी की ऊपर की काफी घट जाती है। अब निच्छालन प्रोसेस से बनी मिट्टी कौन सी है? तो लैटेराइट एक निच्छालित मिट्टी है जो लीचिंग प्रोसेस से बनी होती है। लैटेराइट मिट्टी खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसमें चाय, कॉफी, नारियल, रबर और मसालों आदि की खेती अधिक मात्रा में होती है। क्लियर है? अब अगला जो फैक्टर है वो है वनस्पति या वेजिटेशन। वनस्पति किस प्रकार से मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा निर्धारण करती है। मृदा में विद्यमान विघटित जैविक पदार्थ जिसकी उत्पत्ति वनस्पतियों तथा जंतुओं के सड़ने गलने से होती है। जो जैविक पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक कंपोनेंट। तो वो जैविक पदार्थ जो है वो विघटित होती है किससे? वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से। ठीक है,
इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर जैविक पदार्थ किसी मिट्टी में नहीं है, अगर कोई पत्ता मान लो मिट्टी में सड़ गल नहीं रहा है तो वहां ह्यूमस नहीं बना पाएगा। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के कारण ही यहाँ की मिट्टी में अधिक ह्यूमस पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां गिरती हैं और वो धीरे धीरे सड़ती हैं, तो वो सड़ सड़ कर जैविक पदार्थ बनाती हैं और ह्यूमस का फॉर्म ले लेती हैं, जो ऊपर में एकदम लेयर के रूप में रहता है। ठीक है। अगला जो फैक्टर है जो प्रभावित करता है, अगला कारक क्या है, तो भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। देखिए, जल मृदा का एक मुख्य घटक है। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जा सकता है कौन सा? जल। जल की मात्रा का प्रभाव मृदा की उर्वरता पर पड़ता है। अगर जल किसी मिट्टी में नहीं है तो वो क्या होगा? सूखे में कोई भी पौधा उग पाएगा क्या? उर्वरक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है। जल की मात्रा से मिट्टी के रासायनिक तत्व भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो भूमिगत जल भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से आपके मिट्टी को प्रभावित करती है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आते हैं आपके सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष को सड़ा गलाकर अर्थात वियोजित कर खनिजों एवं जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने एक सूक्ष्म जीव का नाम सुना होगा, राइजोबियम, जो आपके किस में पाए जाते हैं? दलहन वाली फसलों की जड़ों में, जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। तो वो सूक्ष्म जीव भी क्या कर रहा है? उस मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है ताकि वो मिट्टी क्या हो? उपजाऊ हो। क्लियर है? तो ये सूक्ष्म जीव भी मृदा निर्माण के फैक्टर में आते हैं। अब समझते हैं हम लोग सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। मृदा का संगठन जो होता है वो किस प्रकार से होता है? मिट्टी में क्या क्या पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मृदा में या मिट्टी में मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बनती है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? तो पहला होता है खनिज, दूसरा होता है ह्यूमस जिसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं, तीसरा मृदा का जल, मृदा की वायु और सूक्ष्म जीव। कौन कौन से? इसको अगर मृदा संगठन को देखें तो एक होता है खनिज पदार्थ, ठीक है, ह्यूमस, मृदा जल, मृदा वायु और सूक्ष्म जीव। इनका परसेंट अगर देखें तो सबसे पहला आता है खनिज पदार्थ। ये खनिज पदार्थ जो है 40 से 45%, मैं यहाँ पे 42% लेके चला हूँ बीच में। ठीक है। खनिज पदार्थ मिट्टी में क्या रहेंगे? 40 से 45% रहेंगे, जिसमें आपके नाइट्रोजन रहेगा, फास्फोरस रहेगा, पोटेशियम रहेगा, अलग अलग जो खनिज पदार्थ हैं वो मिट्टी में रहेंगे। दूसरा होता है ह्यूमस या फिर कार्बनिक पदार्थ, जो आपके जीव जंतुओं के अवशेष हैं उसको ह्यूमस कहा जाता है, जो सड़ गल कर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या कार्बनिक पदार्थ, वो क्या होते हैं? 5 से 10% होते हैं। ठीक है। जिसको मैंने 8% लेकर चला है, यहाँ पे बीच बीच का मैं रखा हूं। अगला आता है मिट्टी का जल या मिट्टी में जो नमी होती है, वो मॉइस्चर जो होता है वो 20% होता है मिट्टी में। इसके बाद होता है मृदा वायु। मृदा वायु याद रखेगा 20% मिट्टी में पाई जाती है, मृदा में 20% क्या होता है? मृदा वायु, क्योंकि वो एकदम से चिपका नहीं रहता, बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें क्या रहता है? एयर रहता है। और लास्ट में है सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 10% पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मृदा 100% बनता है, जिसमें लगभग आपके 40 से 45% खनिज पदार्थ, 5 से 10% कार्बनिक पदार्थ, 20% मृदा जल, 20% मृदा वायु और आपका सूक्ष्म जीव जो है वो 10% पाए जाते हैं। ठीक है। ये मिट्टी का एक ढीला हम लोग लेते हैं तो उसमें एक नॉर्मल ये पाया जाना चाहिए, आइडियल कंडीशन में है। याद रखिएगा, सभी मिट्टी में ये ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक आइडियल कंडीशन में मृदा में ये चीजें विद्यमान होती हैं। अब समझते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, या मृदा परिच्छेदिका जिसको कहा जाता है। किसी मृदा की सतह से लेकर उसके मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड या वर्टिकल जो लेयर होता है उसको मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका में मुख्य रूप से 4 संस्तर होते हैं, 4 अलग अलग लेयर पाए जाते हैं। 4 संस्तर जो हैं वो आप मान सकते हैं, एक संस्तर ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, यहाँ नंबरिंग भी है। चारों संस्तर में जो सबसे ऊपरी परत होती है वह सबसे अधिक उपजाऊ होगी, ये वाली परत सबसे अधिक उपजाऊ, और सबसे कम उपजाऊ कौन सी होगी? सबसे निचली परत, या उपजाऊ अनुपजाऊ ही बोल सकते हैं आप लोग। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो याद रखिएगा पहली संस्तर में पहली होती हैं, ये पहला लेयर में ही पौधों की जड़ें होती हैं। अब जो 4 अलग अलग हैं उसमें पहला को कहा जाता है ऑर्गेनिक, वो हॉरिजॉन के नाम से। दूसरा होता है वो टॉप सॉइल होता है, तीसरा जो होता है वो सब सॉइल, और चौथा जो होता है वो बेड रॉक। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हिंदी में समझें। 4 ही अलग अलग क, ख, ग और घ नाम से बाबू। ठीक है, क संस्तर, ख संस्तर, ग संस्तर स्थिति और घ संस्तर। ठीक है,
तो कौशन स्तर में आपके क्या होंगे, मृदा होगी जो ऊपरी मृदा होगी। याद रखिएगा, ऊपरी मृदा के ऊपर हिस्से में ह्यूमस पाया जाता है जो कार्बनिक पदार्थ हैं। ऊपरी मृदा के नीचे जो आता है उसको उपमृदा कहा जाता है, ठीक है, जिसमें चिकनी मिट्टी, बालू, गाद ये सब आते हैं। उसके बाद आता है सेल पदार्थ, या आप इसको बोल सकते हैं इससे बड़े बड़े कण होंगे पत्थर के, और ये आधारी सेल में क्या होंगे, ऐसे पत्थर आएंगे जो अपक्षयित नहीं हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, जिसको आधार सेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सॉइल की प्रोफाइलिंग होती है। किस प्रकार से होती है, तो ऊर्ध्वाधर खंड में होती है, वर्टिकली होती है। क्लियर है। अब मिट्टी को हम लोग एक और तरीके से जानते हैं, वो है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। एसिडिक और बेसिक आपकी जो मृदा होती है, एसिड वाला अर्थात अम्लीय, जिसका पीएच वैल्यू क्या रहेगा, 7 से कम रहेगा। मिट्टी का पीएच वैल्यू रहता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिट्टी को अम्लीय और क्षारीय रूप में भी पढ़ते हैं। मृदा अभिक्रिया मिट्टी के अम्लीय तथा क्षारीय गुण पर निर्भर करता है। मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। मिट्टी में यदि हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी क्या होगी, अम्लीय होगी। ये याद रखिएगा, किसकी मात्रा अधिक हो रही है, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन की मात्रा अगर अधिक है तो मिट्टी क्या है, अम्लीय है। अब क्षारीय किस में होगा, तो मिट्टी में अगर पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी क्षारीय होगी। ये कंडीशन है। और मिट्टी की जो अभिक्रिया होती है उसको आप पीएच से मापते हैं, पीएच मान में मापते हैं कि इसकी अभिक्रिया अम्लीय है या क्षारीय। पीएच स्केल आप लोग सबको पता होगा, तो याद रखिएगा 7 अगर आता है तो वो न्यूट्रल है, 7 से इधर गया, 7 से इधर क्या होगा, एसिडिक होगा अर्थात अम्लीय होगा। और अगर इस साइड जाता है, राइट साइड, 7 से ऊपर 7.1 7.5 इस टाइप का रहेगा तो वो बेसिक नेचर का होगा अर्थात क्षारीय होगा। ठीक है, एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल आप समझ गए होंगे। ठीक है, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, और पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो बेसिक है। या आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन या H+ आयन की मात्रा अगर अधिक है तो वो भी एसिडिक है या अम्लीय है। और पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयनों की मात्रा अगर अधिक है तो वो क्या होगी, क्षारीय होगी। क्लियर है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अर्थात आपका अम्लीय से क्षारीय लगभग उदासीन के बीच, 7 आपका उदासीन रहता है तो अम्लीय भी रहेगा, क्षारीय भी रहेगा, लेकिन ज्यादा अम्लीय नहीं, ना ही ज्यादा क्षारीय। ठीक है, तो पीएच मान कितना से कितने के बीच होना चाहिए, 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। यदि मिट्टी अम्लीय है तो खेतों में चूने का प्रयोग करना चाहिए, और यदि मिट्टी क्षारीय है तो खेतों में जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय मिट्टी में क्या डालेंगे, चूना डालेंगे ताकि उसकी अम्लीयता क्या हो, कम हो। और क्षारीय मिट्टी में जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट डालेंगे जिससे उसकी क्षारीयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और उस प्रकार से हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। 6 से लेके यहां तक के बीच, ये आपके किसी भी पौधे के उगने के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है, 6 से लेके 7.5 तक का। क्लियर है। चलिए, अब जितना भी हम लोग समझे ये मिट्टी का एक बेसिक परिचय था, मिट्टी को समझ रहे थे। अब हमारे मेन मुद्दे में आते हैं, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं उसको थोड़ा समझते हैं। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, दूसरी मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी, तीसरी मिट्टी है काली मिट्टी, चौथी है लैटेराइट मिट्टी, और अंतिम है लाल दोमट मिट्टी। ध्यान रखिएगा, यहाँ कलर वाली मिट्टियां 4 आपको अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जैसे लाल में आपको 3 मिट्टी दिख रही होगी, लाल पीली, लाल बलुई और लाल दोमट, और एक काली, 4 अलग अलग कलर में, और एक है लैटेराइट। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 5 मिट्टियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। एक हाइब्रिड मिट्टी भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है जिसको डोरसा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लाल बलुई मिट्टी को रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और काली मिट्टी को भर्री, रेगुर या कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही बात करें लेटराइट मिट्टी को तो इसको मुर्मी या भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी लाल पीली मिट्टी है और काली मिट्टी है, इनका एक हाइब्रिड वर्जन आता है, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का, जिसको मटासी और कन्हार का हाइब्रिड बोला जाता है, उसको कहा जाता है डोरसा मिट्टी। कौन सी मिट्टी, डोरसा मिट्टी। इसके अलावा जो नदी वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको एक और नवीन प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है जिसे कहा जाता है कछारी मिट्टी। ठीक है, पाल कछार, परपट कछार, डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये ओवरव्यू है मिट्टी को बांटे कैसे। तो मिट्टी को 5 भागों में बांटे हैं, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी,
लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। अब इनका परसेंट अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में मिट्टियों का परसेंट, तो भारतीय भूमि और मृदा संरक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली मिट्टियों को चट्टानों के आधार पर 5 प्रकार की मिट्टियों में पहचान की है। ठीक है? चट्टानों के आधार पर इनका पहचान हुआ है। पहला है आपकी लाल पीली मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, कितनी? 50 से लेके 55%। दूसरी होती है लाल बलुई मिट्टी, ये 30 से लेके 35% वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तीसरी है काली मिट्टी जो 8 से 10% भाग में पाई जाती हैं। अगली है लेटरेट मिट्टी जो 3 से 5% भाग में पाई जाती हैं और अंतिम है लाल दोमट मिट्टी जो 1 से 2% सबसे कम पाई जाती है। तो अगर आपको कभी पूछे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा पहले मिलती है लाल पीली मिट्टी, दूसरी लाल बलुई मिट्टी, तीसरी काली मिट्टी, चौथी लेटराइट मिट्टी और अंतिम है लाल दोमट मिट्टी। ठीक है? चलिए, हम लोग मिट्टी के लिए मैप ले लेते हैं, हमारा जो आइडियल मैप है, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 5 अलग-अलग प्रकार की मिट्टी। इसको अगर मैप को हम लोग और रेक्टिफाई करें तो इस प्रकार से हमारी मिट्टियाँ हैं। याद रखिएगा जो ये वाला जो क्षेत्र है, आप इसमें मिट्टियों को मैं बनाना सिखा दे रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग में मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएँगी, एक होगी लाल बलुई और दूसरी होगी लाल दोमट। दुर्ग संभाग में काली मिट्टी, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के कुछ-कुछ क्षेत्रों में है और सरगुजा संभाग में, दुर्ग संभाग में और बस्तर संभाग में कुछ-कुछ क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी, बाकी सभी जगह आपकी लाल पीली मिट्टी। अब इसको समझें तो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ से है, तो चट्टान वाला पढ़े हैं, तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें रहेंगी वहां आपको कौन से प्रकार की मिट्टी मिलेंगी, लाल पीली मिट्टी मिलेंगी। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें रहेंगी वहां कौन सी प्रकार की मिट्टी मिलेंगी, लाल बलुई मिट्टी मिलेंगी। ऐसा मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं हमारी पहली मिट्टी लाल पीली मिट्टी। इसका निर्माण कहाँ से हुआ, तो याद रखिएगा जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनके अपक्षय अपर्दन के कारण लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका देखिए इसमें 2 आपको रंग दिखते हैं, लाल रंग और पीला रंग। तो जो इसका पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 के जल संयोजन के कारण बना है, जबकि लाल रंग जो है वो फेरस ऑक्साइड Fe2O3 के जल संयोजन कारण। फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, रंग लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग लाल रंग लेते हैं। लाल रंग जो है वो किस में निकलता है, रस में निकलता है, अनार का रस। ठीक है, तो लाल किस में निकलेगा, रस में निकलेगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फेरस ऑक्साइड का क्या है, Fe2O3 और उसके बाद आता है लाल पीला। तो याद रखिएगा ये 2 3 और 3 4। लाल वाला क्या रहेगा, 2 3 रहेगा और पीला वाला 3 4 रहेगा। अगर कभी पूछे फॉर्मूला भी दे देता है तो Fe2O3 था या फिर Fe3O4 था, तो ऐसा करके भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए बस बता रहा हूँ, रटना नहीं है, कोशिश कीजिएगा समझने का। जो लाल पीली मिट्टी है ये इस प्रकार से लाल और पीले दोनों कलर का मिक्सर दिखाई देती है, इस कारण इस मिट्टी को लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। पीला रंग किसका है, फेरिक ऑक्साइड का, लाल फेरस ऑक्साइड का। बात करें इसकी जल धारण क्षमता की, तो इस मिट्टी में चीका की मात्रा जो है वो 35 से 45% होती है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, उसके कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। सबसे ज्यादा चीका की मात्रा काली मिट्टी में होती है, याद रखिएगा, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी जल धारण करने की क्षमता है। ठीक है, 35 से 45% चीका की मात्रा अच्छी मात्रा है। क्लियर है? अगर बात करें इसके पीएच वैल्यू की, तो वो लगभग है इसका 6.8, अर्थात ये 7 से कम है, यानी कि ये अम्लीय प्रवृत्ति का आपका क्या है, मिट्टी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 50 से 55% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, अर्थात राज्य के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, और इसका पीएच वैल्यू कहाँ है, तो लगभग यहाँ पे 6.8 इसका पीएच वैल्यू है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसको छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसका विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तरी भाग में कोटरी का मैदान, इंद्रावती मैदान, सबरी नदी का मैदान, महानदी नदी का मैदान, गोदावरी नदी आदि नदियों के मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, यह प्राप्त होता है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी जो है वो दंडकारण्य के ऊंचे भागों में भी प्राप्त होता है। महानदी बेसिन में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़ एवं कबीरधाम जिले में इसकी प्राप्ति होती है और महानदी और मांड नदी घाटी क्षेत्र में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखिएगा।
कौन से नदी घाटी में लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी उत्तम किस्म की पाई जाती है? तो महानदी और मांड नदी घाटी क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी में याद रखिएगा चूने की प्रधानता होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH4 ट्वाइस। ठीक है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी में लोहे एवं रेत की मात्रा भी क्या होती है? अधिक होती है। चूने की प्रधानता होती है, साथ साथ लोहे एवं रेत की मात्रा भी क्या होती है? अधिक होती है। छत्तीसगढ़ में 50% से 55% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, अर्थात राज्य के सर्वाधिक भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये मैं बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ है। पहली कौन सी है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में यह मिट्टी समृद्धता और लाल रंग के लिए जानी जाती है। यह कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और प्रदेश की लगभग 30% जो कृषि है वो लाल पीली मिट्टी में ही की जाती है। क्लियर है? अब यहाँ जो कृषि की जा रही है तो यहाँ कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं लाल पीली मिट्टी में, तो उसको समझ लेते हैं। तो लाल पीली मिट्टी में लगने वाली फसलें, पहली फसल है आपकी क्या? धान। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या लगता है? तो अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी और कपास। ये कपास याद रखिएगा काली मिट्टी में भी लगती है, साथ ही लाल पीली मिट्टी में भी ये फसल लगाई जाती है। ये मुख्य फसलें हैं जो लाल पीली मिट्टी में लगाई जाती हैं। कौन कौन सी? धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी और कपास। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है अगर देखें तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पूरा क्षेत्र लाल पीली मिट्टी यहाँ पाया जाता है, जो आपको हाईलाइटेड किया गया है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, लाल पीली मिट्टी के बाद जो दूसरे सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है वो है लाल बलुई मिट्टी, जो लगभग 30 से 35% क्षेत्र में पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा इसका निर्माण आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अक्षय अपरदन से होता है। इसमें भी लाल बलुई में फिर लाल रंग होगा, तो लाल रंग किसके कारण होगा? लाल अर्थात रस, अनार का रस जो है वो लाल होता है, ऐसा बताया था। तो लाल रंग जो है फेरस ऑक्साइड Fe2O3 के जल संयोजन के कारण होता है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी रेतीली मिट्टी कहलाती है, लाल बलुई या लाल रेतीली मिट्टी। यही कारण है कि इस मिट्टी को लाल बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। लाल रेतीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। बात करें इसकी जल धारण क्षमता की, तो इस मिट्टी में रेत की मात्रा होने के कारण जल धारण क्षमता जो है अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी पीएच वैल्यू 6.7 है, अर्थात ये भी अम्लीय प्रवृत्ति का है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, अर्थात राज्य के दूसरा सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस लाल बलुई मिट्टी का जो स्थानीय नाम है इसे कहा जाता है क्या? टिकरा मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ मिलेगा? तो याद रखिएगा बस्तर संभाग में, बेसिकली आपका दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी तथा बालोद के दक्षिणी हिस्से में इसका विस्तार है। इसमें लौह अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस कम होने का या कार्बनिक पदार्थ कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये रेतीली है, इसी कारण इसकी उर्वरा शक्ति जो है वो कम होती है। इस मिट्टी में लोहे एवं रेत के कण भी क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ भी जैसे हम लोग लाल पीली मिट्टी में देखे थे। अब लाल बलुई मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? तो याद रखिएगा इसमें लगने वाली जो फसलें हैं उसमें कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, आलू और तिलहन फसलें। तिलहन में आपके सरसों बोल सकते हैं, आप लोग सूर्यमुखी बोल सकते हैं, मूंगफली बोल सकते हैं, बहुत सारी फसलें आप बोल सकते हैं। जो तिलहन फसलें होती हैं वो लगती हैं आलू, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी। ये सभी लाल बलुई मिट्टी में लगने वाली फसलें हैं। लाल बलुई मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ इस क्षेत्र में आपकी कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद का दक्षिणी हिस्सा, ये सब में लाल बलुई मिट्टी मुख्य रूप से। संकेंद्रण हम लोग देख सकते हैं, वैसे तो आप देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे और आपको मिलेंगे जिसको हम लोग रीड नहीं करते। क्लियर है? लाल बलुई मिट्टी के बाद तीसरी सर्वाधिक हमारी जो क्षेत्र में पाई जाती है वो है हमारी काली मिट्टी। तो इसका निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से। जो लावा से निर्मित मिट्टी होती है वही क्या कहलाती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है। इसका रंग गहरा काला या भूरा काला होता है। ठीक है।
काला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा इसका जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण होता है। कौन-सा? फेरिक टाइटेनियम। अभी तक देखे थे फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक टाइटेनियम है, ठीक है? यही कारण है कि इस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है या काली मिट्टी कहलाती है क्योंकि इसका रंग जो है वो गहरा काला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है? इसकी जल धारण क्षमता की बात करें तो सबसे अधिक चीका की मात्रा होती है इसमें, इसके कारण इसकी जल धारण जो क्षमता होती है, वाटर को जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है सर्वाधिक होती है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा जल धारण कौन-सी मिट्टी करती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी करती है। और इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7.6 है, अर्थात यह 7 से ऊपर है, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना पढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, हम लोग अम्लीय प्रवृत्ति की ही मिट्टी पढ़ रहे हैं। काली मिट्टी कैसी मिट्टी है? क्षारीय मिट्टी है, ठीक है? बेसिक सॉइल है आपका। इसका 7 से ऊपर जाता है। छत्तीसगढ़ में 8 से 10% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, अर्थात राज्य का तीसरा सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन-सी है? काली मिट्टी। क्लियर है? काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो क्या है? तो इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कन्हार, कन्हारी, भर्री, रेगुर, गभार, चीका, अलग-अलग। बेसिकली ये याद रखिएगा कन्हार और रेगुर, ये कई बार पूछा जा चुका है कन्हार और रेगुर को। कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। कन्हारी, कन्हार, भर्री, रेगुर, गभार, चीका, कपासी, ठीक है? इसका विस्तार कहाँ-कहाँ है? तो याद रखिएगा यह मैदानी या घाटी क्षेत्र में, जैसे कि चिल्फी घाटी है कबीरधाम में, ठीक है? महानदी घाटी का निचला भाग जिसमें बेसिकली मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। इसके अलावा पूर्वी बघेलखंड का जो पठार वाला क्षेत्र है जिसमें अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुसमी, रिहंद, कन्हार और हसदेव नदी घाटी क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र, इन सब में आपकी छोटे-छोटे क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा आपका जो धर्मजयगढ़ है, रायगढ़ के पश्चिमी भाग में, वहाँ भी आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी ये बेसिक आपके मुख्य क्षेत्र हैं। आपके गाँव में भी आपको पता होगा, कन्हार वाला खेत होगा, भर्री होगा, ठीक है? अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो वो काली मिट्टी जो है वहाँ आपके गाँव में भी पाई जाएँगी, आपके शहर के किनारे भी पाई जाएँगी। लेकिन ये मुख्य फैलाव है कि इन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में कौन-सी मिट्टी मिलेंगी? काली मिट्टी मिलेंगी। काली मिट्टी में याद रखिएगा जो लोहा, चूना, पोटास, एल्यूमीनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब प्रकार के खनिज ऑलरेडी उसमें क्या रहते हैं? उस मिट्टी में रहते हैं, जिसके कारण ये उपजाऊ होती है। खनिज तत्व इसमें मौजूद हैं और खनिज तत्व क्यों मौजूद हैं? तो ये लावा से बनी निर्मित जो है आपकी बेसाल्ट चट्टानें, उनके अक्षय पर्दन से बनी है। तो इसमें जितने भी खनिज तत्व हैं ऑलरेडी मिट्टी में क्या है? विद्यमान है, ठीक है? पानी के अभाव में इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, जो एक जुते हुए खेत के समान दिखाई पड़ती है, जिस कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन-सी है? काली मिट्टी। सबसे ज़्यादा खनिज तत्व भी इसी में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जल धारण करने की जो क्षमता होती है, वो आपकी इसी में पाई जाती है। गीली होने पर फूलकर मुलायम और चिपचिपी हो जाती है और इसी मिट्टी में मुलायम और चिपचिपी, छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, आप लोग के यहाँ किया जाता है कि नहीं? लेटा। तो इस मिट्टी में आप चलेंगे तो आपको लेटा पकड़ता है। पैर में जो चप्पल में या जूते में मिट्टी चिपक जाती है, वो छोड़ नहीं पाती चिपचिपी होने का, उसको लेटा वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है? इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है और यह 5 फीट गहराई तक होती है, ठीक है? अब काली मिट्टी में कौन-कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? तो काली मिट्टी में लगने वाली फसलों में प्रमुख है धान, गेहूँ, चना, तिलहन में स्पेशली सोयाबीन, दालें, जितनी प्रकार की दालें हैं, मूँग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, ठीक है? तुअर दाल। इसके अलावा कपास, कपास के लिए बहुत फेमस है काली मिट्टी। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर इसी कारण कहा जाता है, ठीक है? तो कपास की खेती काली मिट्टी में सर्वाधिक की जाती है। काली मिट्टी का अगर क्षेत्र देखें तो कुछ इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है काली मिट्टी का। अगली जो हमारी मिट्टी है वो है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का जो निर्माण है वो लैटेराइजेशन के कारण हुआ है। लैटेराइजेशन जिसको लीचिंग कहा जाता है या निक्षालन, ठीक है? निक्षालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। इसका जो रंग रहता है वो कत्था रंग होता है। कत्था रंग अर्थात ईंट के रंग का, ठीक है? जो ईंट आप देख पा रहे होंगे उसके रंग का ये दिखाई देता है। इसके कारण इसको, ये जो रंग है इसको कत्था रंग बोलते हैं और लैटेराइजेशन के कारण ये मिट्टी बनी है, इसलिए इसको लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। लैटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? ईंट होता है।
लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट। ठीक है? जल धारण क्षमता की बात करें तो इस मिट्टी में जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत नगण्य होती है, चूंकि आप देखे होंगे मुरुम, देखे हैं मुरुम जो है वो जल को ले लेता है लेकिन वो उसको सोख के रखता नहीं है, वो धीरे धीरे उसको बहा देता है। कि जो लेटराइट मिट्टी है इसी को मुर्मी मिट्टी या भाटा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो पीएच वैल्यू इसका 5.2 है। आपको पता होगा 6 और 7.5 के बीच में रहना चाहिए पौधों के वृद्धि के लिए। इसका 5.2 है। सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का है, एसिडिक नेचर में है, और छत्तीसगढ़ में 3 से 5% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। बेसिकली आपके मैन पार्ट वाले क्षेत्र में, सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है? इस मिट्टी का ऊपरी जो परत है वो जल क्रिया या बहाव और निक्षालन से खत्म हो चुका है, जिस कारण इसमें ह्यूमस का अभाव होता है, और इसके कारण इसमें बहुत सारे जो आपके धान वान है इस टाइप की फसलें यहाँ उगाना संभव नहीं है। धान, गेहूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा अम्लीय मिट्टी कौन सी है, या सबसे कम पीएच वैल्यू 5.2 किसका है? तो इसका है। सबसे ज्यादा क्षारीय अगर बोला जाए, सबसे ज्यादा क्षारीय क्या, क्षारीय मिट्टी कौन सा है? तो वो कौन सी है? काली मिट्टी है। और अम्लीय मिट्टी, सबसे अम्लीय, ज्यादा अम्लीय कौन है? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम अगर हम लोग देखें तो इसको मुर्मी, भाठा या बंजर के नाम से जाना जाता है, और इसका विस्तार जो है वो सरगुजा क्षेत्र में जो पाट प्रदेश हैं सरगुजा संभाग के, और जगदलपुर के उच्चावच वाले क्षेत्र अर्थात ऊंचाई वाले क्षेत्र, हसदेव नदी के जो बाएं ओर हैं जयजयपुर ब्लॉक में, ये क्या है? विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह मिट्टी एल्यूमिनियम और लोहे के अधिकता के कारण कठोर होती है, जिसमें असंख्य छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, और इसी कठोरपन के कारण इस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण एवं ईंट निर्माण में किया जाता है। क्लियर है? मुर्मी या मुरुम बोला जाता है। आप लोग ये मुरुम वर्ड यूज किए होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। ठीक है? तो वही आपकी लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? तो लेटराइट मिट्टी में लगने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है टमाटर। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी जो लुडेंग को कहा जाता है, लुडेंग पहाड़ी, वो भी लेटराइट मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसके अलावा आलू, लीची, बाजरा, ज्वार, चाय और कॉफी, ये सभी जो फसलें हैं वो आपके लेटराइट मिट्टी में लगाई जा सकती हैं या लगती हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है? लेटराइट मिट्टी का अगर क्षेत्र देखा जाए तो ये ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आपका, और यहाँ पे है ये। इन सब क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगली जो हमारी मिट्टी है वो है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी का निर्माण याद रखिएगा आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अक्षय अपरदन से हुआ है। लाल दोमट में एक वर्ड आप सुन रहे होंगे, लाल रंग। तो इसका लाल रंग जो है वो फेरस ऑक्साइड के जल संयोजन के कारण हुआ है, और इसमें रेत की अपेक्षा चीका की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी दोमट कहलाती है। रेत है लेकिन रेत की अपेक्षा क्या अधिक है? चीका, क्ले जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है? या जो एकदम चिकनाहट वाली जो मिट्टी, एकदम बारीक महीन मिट्टी जो होती है उसको चीका बोलते हैं। ठीक है? तो वो चीका की मात्रा रेत की अपेक्षा क्या है? अधिक होने के कारण इसको दोमट कहा जाता है, और इसका रंग जो है वो लाल टाइप का रहता है, इसलिए इसको लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है। रेतीली भी रहती है, चिकना भी रहता है, लाल रंग भी रहता है। ठीक है? इसकी जल धारण क्षमता की अगर बात करें तो चूंकि चीका की मात्रा अधिक है, इसके कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? लाल दोमट मिट्टी की अच्छी होती है। इसका पीएच वैल्यू जो है वो 6.8 है, अर्थात ये भी क्या है? प्रवृत्ति का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। ठीक है? छत्तीसगढ़ में 1 से 2% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, अर्थात राज्य में सबसे कम भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट मिट्टी है। सबसे अधिक कौन सी मिलती है? लाल पीली, और सबसे कम लाल दोमट। दूसरे नंबर पे लाल बलुई, और अंतिम से दूसरे नंबर पर अगर जाते हैं तो लेटेराइट। मध्य में कौन है? तो काली मिट्टी। ठीक है? यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। लाल दोमट मिट्टी जो है, जिसको हम लोग जल के अभाव में एक वर्ड यूज करते हैं, इसको बोला भी जाता है ढेला। खेत में आप देखेंगे जो मिट्टी जिसमें जल नहीं रहता है और वो जुताई के बाद जब निकलता है तो वहां मिट्टी का ढेला निकलता है। ठीक है? तो वो ढेला क्या है? पत्थर के समान कठोर। तो वही आपका जो लाल दोमट मिट्टी है वैसी ढेला समान हो जाता है। क्लियर है? लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका विस्तार मुख्य रूप से दंतेवाड़ा और सुकमा, हसदेव रामपुर बेसिन के कुछ भाग, क्योंकि 1 से 2% ही है, तो इन क्षेत्रों में आपकी लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसमें कौन कौन से फसल लगते हैं? तो मुख्य रूप से याद रखिएगा कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, और मोटे वाली जो धान रहती है,
ठीक है, धान में भी जैसे सरना है, तो ऐसे मोटे वाली धान यहाँ लगाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी का क्षेत्र का अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है, आप देख पा रहे होंगे, इस क्षेत्र में आपकी लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 मिट्टियाँ हम लोग देखें, कौन-कौन सी 5 मिट्टी? तो याद रखिएगा, सबसे पहली मिट्टी देखे थे लाल पीली मिट्टी, दूसरा देखे क्या लाल बलुई मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी और अंतिम है लाल दोमट मिट्टी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ अन्य मिट्टियां भी पाई जाती हैं, तो अब समझते हैं अन्य मिट्टियों के बारे में। अन्य कौन-कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मैं आपको 2 मिट्टियों का नाम बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। एक है डोरसा मिट्टी। याद रखिएगा, डोरसा मिट्टी जो है इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका रंग गहरा भूरा रंग होता है और इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7.6। डोरसा मिट्टी आपकी किस प्रकार की मिट्टी है? तो क्षारीय मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, आपका मैं एक चीज बता दूं, लाल पीली प्लस काली दोनों के संयोजन से जब एक नई मिट्टी बनती है, वो कौन सी मिट्टी है? डोरसा मिट्टी। ठीक है, लाल पीली आपकी अम्लीय प्रवृत्ति की है, काली क्षारीय की है, और दोनों मिलकर कौन से प्रकार की बना रहे हैं? तो क्षारीय बना रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आपकी कैसी मिट्टी है? डोरसा मिट्टी क्षारीय मिट्टी है, बेसिक नेचर में है। अगर जल धारण क्षमता की बात करें तो इस मिट्टी में चीका की मात्रा होने के कारण जल धारण क्षमता अच्छी होती है। यह अत्यधिक गहरी और चिकनी नहीं होती तथा पानी के अभाव में यह मिट्टी शुष्क तथा कड़ी हो जाती है। इस मिट्टी की 2 श्रेणियां होती हैं, 2 अलग-अलग श्रेणियां, 2 वैरायटी आप बोल सकते हैं। पहली श्रेणी में क्या होगा? तो जिसमें कन्हार की मात्रा या जिसको हम लोग काली मिट्टी बोल सकते हैं, काली मिट्टी की मात्रा अधिक होगी तथा मटासी की मात्रा अर्थात लाल पीली मिट्टी की मात्रा कम होगी। और दूसरी श्रेणी जिसमें मटासी की मात्रा अधिक होगी और कन्हार की मात्रा कम होगी। मतलब ये जो 2 अलग-अलग घटकों से मिलकर बना है, उन्हीं का अलग-अलग वो है। ठीक है, एक में क्या होगा? काली मिट्टी अधिक होगा और दूसरे में लाल पीली मिट्टी अधिक होगा। बस, तो अलग-अलग 2 श्रेणियों में इसको बाँटा गया है। डोरसा मिट्टी यह प्रदेश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जो प्रदेश की 30% कृषि भूमि में आती है। जो आपका मिक्सचर है, जिसमें लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी रहेंगी। क्लियर है? डोरसा मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आपका एज़ इट इज़, जैसे हम लोग देखे थे आपकी लाल पीली मिट्टी, वैसी वाली उन्हीं क्षेत्रों में आपका डोरसा मिट्टी पाया जाता है। ठीक है? अगला होता है कछारी मिट्टी। ये अन्य मिट्टियों के नाम है। डोरसा मिट्टी में याद रखिएगा किससे मिलकर बना है? तो लाल पीली और काली मिट्टी से मिलकर बना है। ठीक है? कछारी मिट्टी का निर्माण नदियों एवं बड़े सरोवरों के किनारे गाद के जमा होने से होता है। गाद अर्थात नदियों द्वारा जब वर्षा ऋतु में अपने साथ मिट्टी बहा कर लाकर उसको जमा कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है गाद। यह कांप युक्त रेतीली दोमट मिट्टी होती है। कांप मतलब आप समझ गए, जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, रेतीली दोमट मिट्टी, उसको कांप कहा जाता है। तो कांप युक्त रेतीली दोमट मिट्टी होती है। इसमें जल धारण जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, क्योंकि इसमें चीका की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। उसके कारण जल धारण क्षमता भी अधिक होगी। इसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत के भूगोल का भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मिट्टियों का वर्गीकरण हम लोग किए हैं। तो कछारी मिट्टी कुछ नहीं है, आपकी जलोढ़ मिट्टी है। अब जो जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी में आप लोग देखे होंगे 2 टाइप का मिट्टी हम लोग पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा में। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। छत्तीसगढ़ में इसको कछारी मिट्टी को भी 2 भागों में बांटे हैं, लेकिन बांगर खादर नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है कछारी मिट्टी है। तो एक होता है पाल कछार और दूसरा होता है परपट कछार। जो पाल कछार है, याद रखिएगा, ये भूरे रंग की गाद वाली उपजाऊ मिट्टी होती है जो उद्यान एवं फलों के लिए उपयोगी है। इसे कांप मिट्टी भी कहा जाता है। गाद वाली उपजाऊ है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? खादर। जो पाल कछार है, अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हैं तो बांगर खादर जानते हैं, तो पाल कछार क्या है? खादर मिट्टी है। और एक दूसरा आता है परपट कछार। ठीक है, पटपर कछार जो है ये नदी के पास की मिट्टी है जो ऊंचे भागों में पाई जाती है और मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह कम उपजाऊ है और इसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में बांगर और खादर आप लोग अगर पढ़े हैं तो वही छत्तीसगढ़ में उसको कछारी मिट्टी को हम लोग पाल कछार और पटपर कछार के नाम से जानते हैं। पाल कछार अर्थात खादर और पटपर कछार अर्थात बांगर। क्लियर है? कछारी मिट्टी का अगर हम लोग क्षेत्र देखें तो यहाँ आप देखेंगे नदियों का ये जाल जो हमारा, ठीक है, इस नदियों के जाल को थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जाऊं तो आप देखेंगे जितनी नदियां हैं, नदियों के किनारे का जो क्षेत्र रहेगा, अर्थात जहां आपकी उपजाऊ भूमि मिलेगी, नदियों के किनारे जो नवीन गाद वाली मिट्टी है, उसको क्या कहा जाएगा? पाल कछार कहा जाएगा। सभी जगह
पाई जाएंगी। ये छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र है, इतनी सारी नदियां हैं छत्तीसगढ़ में, छोटी बड़ी करके। और जो अनउपजाऊ रहेंगी, अनउपजाऊ, उसको क्या कहा जाता है? पटपर कछार। याद रखिएगा, जो उपजाऊ रहेंगी वो निचले जगह सतह पर रहेंगी, ठीक है, और ये ऊंचाई पर रहेंगी। अनउपजाऊ किस में रहेंगी? ऊंचाई में, हाइट में, टिकरा टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो कछारी मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं, पाल कछार और पटपर कछार। पाल कछार को ही हम लोग खादर बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, खादर। और पटपर कछार को बांगर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? परती या परिया, ये वर्ड आप लोग सुने होंगे। खेत जो है वो परिया परे है। परिया से तात्पर्य ऐसी जमीन जिस पर खेती ना की जा रही हो, उसको क्या बोलते हैं? परिया जमीन, ठीक है। जिसमें खेती नहीं करते, कोई फसल नहीं लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग परती या फिर परिया बोलते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को जाना। कौन कौन सी मिट्टियों को जाना? पहली थी लाल पीली मिट्टी, ठीक है। दूसरा था आपका लाल बलुई मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, और पांचवा और अंतिम था लाल दोमट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है, लाल बलुई मिट्टी को रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी, काली मिट्टी को भर्री, रेगुर या कन्हार मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी को याद रखिएगा मुर्मी या भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी या मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी के संयोजन से एक नवीन मिट्टी बनती है, डोरसा मिट्टी। और जो आपके नदियों के किनारे वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपकी नदियों की घाटियों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कछारी मिट्टी कहलाती है, जिसमें पाल कछार और पटपर कछार वाली मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की ये हमारी मिट्टियां हैं जिनको हम लोगों ने जाना। सबसे पहला जो है वो है काली मिट्टी, जो आप उसको देखेंगे ये काले कलर में है, ये वाली मिट्टी काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। दूसरा है लाल बलुई मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी पाई जाएगी। तीसरा आपका लेटराइट मिट्टी जो ग्रीन कलर में यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, इस क्षेत्र में भी है। तो ये सभी लेटराइट मिट्टी हैं। अंतिम है आपका लाल पीली मिट्टी जो ये इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे अंतिम है लाल दोमट मिट्टी, जो आपके सुकमा वाले क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में कुल इतने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं इस प्रकार से। अब देखिए भारत में और विश्व में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, थोड़ा सा मैं उसको भी बता दूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखिएगा आईसीएआर के अनुसार भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण है, आईसीएआर क्या होता है? तो याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर कहा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसने जो है आईसीएआर ने भारतीय मृदा को कुल 8 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर कभी पढ़ते हैं तो मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। इंडियन ज्योग्राफी का बता दे रहा हूँ। एक होती है पर्वतीय मृदा या पर्वतीय मिट्टी, दूसरी होती है जलोढ़ मिट्टी, तीसरी काली मिट्टी और चौथी लाल मिट्टी। लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ये आईसीआर के अनुसार है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। अब विश्व में भी आपको मिट्टी का देखेंगे तो एफएओ एक संस्था आती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो एफएओ के अनुसार मृदा का जो वर्गीकरण है ये कुल 11 भागों में किया गया है। एफएओ क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन है, वास्तव में इन्होंने कुछ नहीं किया। 11 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण जो है ये इन्होंने यूएसडीए से ले लिया है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको कहा जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने कुल 11 भागों में वर्गीकृत किया है। और ये 11 भाग को कहाँ से ले लिया है? तो यूएसडीए। यूएसडीए क्या होता है? तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन वाला अमेरिका में जो चल रहा है उसी 11 प्रकार की मिट्टियों को उठा लिया है। अब वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा एरिडीसॉल, दूसरी है एंडीसॉल, तीसरी है अल्फीसॉल, चौथी है एंटीसॉल, पांचवी है जेलीसॉल, छठवीं इंसेप्टिसॉल, सातवीं मॉलीसॉल, आठवीं है ऑक्सीसॉल, नौवीं स्पोडोसॉल, 10वीं अल्टीसॉल और 11वीं है वर्ल्टीसॉल। ये 11 प्रकार की जो सॉल जो है आप दिखाई दे रहे हैं, सॉल एक्चुअल में क्या है? ये सॉइल है, सॉइल का ही है, मिट्टी का।
अब मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी के बुक में भी ये 4 जो आपको ग्रीन कलर में दिखाया हूँ, तीसरा नंबर, छठवां नंबर, 10वां नंबर और 11वां नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अल्फीसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्टीसॉल और वर्टिसॉल, ये 4 भाग में हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी को भी इन लोग बाँट दिए हैं। अगर मैं पेज नंबर बता दूं, 2017 एडिशन का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी का पेज नंबर 247, आप उसमें जाकर देखेंगे तो ये मृदा का वर्गीकरण आपको मिल जाएगा 4 अलग-अलग प्रकार में। मैं पुस्तक की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी पेज नंबर 247, उसमें इन 4 प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख हुआ है। तो इसलिए थोड़ा-सा एग्ज़ाम में आप लोग देखे होंगे इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँ। पहला होता है हमारा अल्फीसॉल। अल्फीसॉल क्या है? तो अल्फीसॉल मृदा का कम निच्छालित या मॉडरेटली लीच्ड होती है, ठीक है? निच्छालन की प्रोसेस जो होती है इसमें होती है, लेकिन कम निच्छालित होती है। अल्फीसॉल मृदा में एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। इसका जो रंग है वो याद रखिएगा, अल्फीसॉल का रंग लाल होता है। अल्फीसॉल मृदा कम उपजाऊ होती है, और लाल रंग है, कम उपजाऊ है, तो किस प्रकार की मिट्टी होगी? ये लाल बलुई मिट्टी होगी, ठीक है? इसका विस्तार याद रखिएगा, अल्फीसॉल मृदा उष्ण उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, आर्द्र उपाद्र क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये लाल बलुई मिट्टी को हम लोग मान के चलते हैं क्या? अल्फीसॉल है, ठीक है? अल्फीसॉइल या अल्फीसॉल। अगला है अल्टीसॉल। अल्टीसॉल क्या होता है? तो अल्टीसॉल मृदा सामान्य निच्छालित होती है, अर्थात लीचिंग की प्रोसेस इसमें होती है। अल्टीसॉल मृदा लैटराइट जैसी मृदा होती है। लैटराइट जैसी क्या? लैटराइट मृदा ही है, ठीक है? अल्टीसॉल मृदा में एल्यूमीनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसका विस्तार जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और बेसिकली अल्टीसॉल क्या है? तो लैटराइट मिट्टी को अल्टीसॉल कहा जाता है। इसके बाद अगला है वर्टिसॉल, ठीक है? वर्टिसॉल और इंसेप्टिसॉल 2 बचे। वर्टिसॉल क्या है? तो काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी जैसी मिट्टी को वर्टिसॉल कहा जाता है, ठीक है? तो कुल मिलाकर वर्टिसॉल के अंतर्गत क्या आएगी? काली मिट्टी आएगी। और इंसेप्टिसॉल जो है, इंसेप्टिसॉल याद रखिएगा, अल्प विकसित मृदा है, ठीक? अर्थात जिसका विकास अभी भी हो रहा है। इंसेप्टिसॉल मृदा जलोढ़ मृदा जैसी होती है, एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं। इंसेप्टिसॉल मृदा में पूर्ण रूप से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता। जो मृदा परिच्छेदिका हम लोग देखे थे, सॉइल प्रोफाइल वर्टिकली, उसका निर्माण पूरी तरह से इसमें नहीं हुआ है, ठीक है? जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इंसेप्टिसॉल मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती हैं। इसका विस्तार जो है वो जलोढ़ मैदानों में, पर्वतों में, घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। और इंसेप्टिसॉल किस प्रकार की मिट्टी है? तो याद रखिएगा, ये लाल पीली मिट्टी को इंसेप्टिसॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो 4 अलग-अलग मिट्टी, अल्फीसॉल, अल्टीसॉल, वर्टिसॉल और इंसेप्टिसॉल, इस 4 के बारे में हमको जानना है। कौन-कौन सी हैं? तो अल्फीसॉल लाल बलुई है, अल्टीसॉल लैटेराइट है, वर्टिसॉल काली मिट्टी है, और इंसेप्टिसॉल लाल पीली मिट्टी है। अब मिट्टियों का जो नामकरण है वो कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग होता है, थोड़ा-सा लास्ट है ये, मैं इसको भी बता दूं। सरगुजा के पठार में पाई जाने वाली जो उच्च से निम्न स्तर की मिट्टी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो निम्न स्तर है उसको देखें, तो निम्न स्तर में जो सबसे गहरे क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी, उसको बहारा कहा जाता है। आप लोग भी सुने होंगे बहारा खेत, मतलब गहराई वाला जो खेत है उसको बहारा। उसके ऊपर गाद छावर, उसके ऊपर छावर, और सबसे ऊपर जो ऊंचाई में स्थित जमीन रहती है, मिट्टी रहती है, उसको टीकरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो ऊंचाई अधिक होगी तो वो कम उपजाऊ होगी, और अगर गहराई अधिक होगी तो वो अधिक उपजाऊ होगी, अर्थात ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होगी। तो इसलिए इसका उपजाऊ और का क्रम जो होगा वो ऊपर से नीचे क्या रहा है हो रहेगा, अर्थात ऊपर में कम उपजाऊ रहेंगी और नीचे अधिक उपजाऊ। सबसे गहराई वाली भूमि को क्या कहा जाता है? मिट्टी को क्या कहा जाता है? बहारा कहा जाता है। ये सरगुजा संभाग वाले क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। बहारा, उसके ऊपर आएगा गाद छावर, फिर टिकरा। क्लियर है? अब यही चीज हम लोग समझते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है? ये उच्च से निम्न का जो स्तर है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे नीचे जो पाई जाती है उसको कहा जाता है कन्हार। गहराई में मिट्टी जो पाई जाती है, कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी। इसके ऊपर आती है डोरसा मिट्टी, उसके ऊपर मटासी मिट्टी, और सबसे ऊपर में आती है भाटा या मुर्मी मिट्टी, ठीक है? तो सबसे कम उपजाऊ कौन सा होगा? हाइट वाला होगा भाटा मिट्टी, और सबसे अधिक उपजाऊ कन्हार होगा, ठीक है? अब इसमें नामकरण को देखें तो कन्हार जो है वो वास्तव में काली मिट्टी है, डोरसा लाल पीली और काली का मिश्रण है, मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी है, और भाटा वाली जो वहां मिट्टी मिलेगी वो लैटेराइट या रेतीली मिट्टी मिलेगी। सेम चीज बस्तर के पठार की अगर हम लोग बात करें, तो बस्तर के पठार में सबसे गहराई में जो सबसे नीचे वाले स्तर में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहा जाता है गाभर। इसके ऊपर में
आपका मिलता है माल, इसके ऊपर आता है टिकरा और सबसे ऊंचाई में जो मिट्टी मिलती है उसको मरहान कहा जाता है। ऊंचाई वाली मिट्टी कम उपजाऊ होगी और गहराई वाली मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। ठीक है। जो गाभर है वास्तव में ये चिकनी दोमट मिट्टी है। माल जो है रेतीली दोमट मिट्टी है, टिकरा रेतीली मिट्टी है और मरहान जो है वो खुरदुली रेतीली मिट्टी है जो किसी भी फसल के उत्पादन के लिए क्या है, अनुपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों जगह का देखा, सरगुजा के पठार का, बस्तर के पठार का और छत्तीसगढ़ के मैदान का। तीनों को कंपेयर करें तो बस्तर सरगुजा वाले क्षेत्र में पहला आता है बाहरा, उसके ऊपर आता है गाज छावर, फिर आता है छावर और सबसे ऊंचाई में स्थित मिट्टी को टिकरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में इसी की बात करें तो सबसे नीचे आता है कन्हार, उसके ऊपर डोरसा, उसके ऊपर मटासी और सबसे ऊपर आता है भांठा। बस्तर के पठार में देखा जाए तो सबसे नीचे आता है गाभर, ठीक है, गभार या गाभर, इसके बाद माल, उसके बाद ऊपर में टिकरा और सबसे ऊपर में रहता है मरहान। तो टिकरा, भांठा और मरहान 3 अलग-अलग नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सबसे ऊंचाई वाले स्थित क्षेत्र हैं, ठीक है? और इसमें उपजाऊ का जो क्रम रहेगा वो ऊपर में वाले कम उपजाऊ रहेंगे और नीचे जो गहराई में रहेंगे वो अधिक उपजाऊ रहेंगे। आशा है ये सारी चीजें मिट्टी से रिलेटेड समझ आ गई होंगी। ये हमारे कुछ सोशल साइट हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।